ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो जी लेते हैं सभी, ये ज़िंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर ज़िंदगी ऐसा जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पीएम सर बायो वाला, आपका फिर से पीएम बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बिहार बोर्ड के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, आज के बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जब एक संतति है, उस संतति में जो आपका जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं कि एकल जनक मतलब कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक ही जीव क्या हो, भाग लेता हो और अपने ही जैसे नए संतति को उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन में जो आपका होता है एक ही जनक क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है। तो ऑप्शन पहला क्या कहता है कि लैंगिक जनन नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा कहता है आपका अलैंगिक जनन। जी हाँ, आपका बी आंसर सही होगा। अलैंगिक जनन का एकल जनक के द्वारा होती है, ठीक है। आंतरिक निषेचन नहीं होगा, बाह्य निषेचन भी आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जब नर और मादा गैमेट में जुग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संलयन से जब एक नई संतति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि लैंगिक जनन क्या है, एक जनन की प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग लिंग वाले जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं और अपने ही जैसे किसी नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन में एक नर जुग्मक और एक मादा जुग्मक भाग लेती है। तो कहता है, तो भाई पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कहता है कि जब नर और मादा गैमीट में जुग्मन होता है तब यह कहलाता है क्या भाई, आपका लैंगिक जनन। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका अलैंगिक जनन सही नहीं होगा, वर्धिकायिक भी सही नहीं होगा, मुकुलन भी सही नहीं होगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक पुंजक के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है। तो मैंने एक बताया था, पुंजक मतलब क्लोन होता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप क्या करते हैं कि एक गुलाब की टहनी को लेते हैं, उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में जब आप उसको काट देते हैं तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े को जब काटते हैं तो इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों का जो समूह होता है, इस समूह को हम कहते हैं क्या, उस समूह को हम कहते हैं कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन। और इसके एक छोटा सा जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रैमेट कहते हैं, ठीक है। उस पार्ट को हम रैमेट कहते हैं। अब आपने छोटा सा जो पार्ट लिया तो इस पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट का भी गुण जो होगा ये सारे गुण धर्म के जैसा ही होगा। ये गुलाब की एक छोटी सी टहनी होती है, वो टहनी गुलाब के जैसा ही दिखाई पड़ेगी। उसके अंदर के यदि गुण धर्म को भी देखा जाए तो गुलाब के जैसा ही गुण धर्म होगा, गुलाब के जैसा ही महक उसके अंदर होगी। तो अर्थात कहने का मतलब कि बाहर से भी सेम दिखाई पड़ा है और अंदर से भी क्या हो रहा है, सेम दिखाई पड़ रहा है। अर्थात एक पुंजक में पुंजक मतलब कोलोन के संबंधी निम्नांकित कौन सही बात है, आकारिकी रूप से समान, बात तो सही है। अनुवांशिक रूप से समान, ये भी बात सही है भाई। और ऑप्शन सी कहता है आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से समान। हाँ, ये बात एक्यूरेट कहता है ऑप्शन सी कि भाई आकारिकी एवं अनुवांशिक दोनों रूप से क्या होते हैं कि आपका पुंजक क्या होते हैं, समान होते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक जुग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। तो जब भी जुग्मक की बात होती है तो जुग्मक कहने का मतलब क्या होता है जी, आपका जुग्मक कहने का मतलब होता है कि भाई ये आपका क्या है, आपका जुग्मक है। तो जुग्मक आपका अकेले ही होता है। जैसे कि नर है तो नर के अंदर स्पर्म क्या है, वो आपका नर जुग्मक हो गया। मादा है तो मादा के अंदर अंडा है तो अंडा क्या हो गया, उसका ऐसे का अंडे जुग्मक हो गया। मतलब कि आपका जुग्मक जब भी होगा वो अकेले होगा। तो अकेले होता है उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। मतलब जिसके अंदर जो जुग्मक जो होंगे क्या, जो अकेले होंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो आपके
आपका क्रोमोजोम पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है, तो एक क्रोमोजोम पार्टिसिपेट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि युग्मक जब भी होंगे तो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 4 का ऑप्शन ए कहता है हैप्लॉइड एक गुणक। सही बात है भाई, तो आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डिप्लॉइड तो होगा नहीं, ठीक है, आपका पॉलीप्लॉइड भी नहीं होगा और नलीप्लॉइड भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि युग्मक समानतः हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है कि द्विविखंडन। द्विविखंडन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। तो अमीबा में पाया जाता है भाई, सही बात है। परामीशियम में पाया जाता है, यही बात सही है, लेकिन जलकुंभी में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी कहता है कि अमीबा में परामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो आप जानते हैं द्विविखंडन में क्या होता है कि एक पैतृक कोशिका होती है, वहीं एक पैतृक कोशिका क्या होती है कि 2 संतति कोशिका में विभाजित होती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। जब वहीं 2 संतति कोशिका में न विभाजित, बहुत सारे संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बहुविखंडन कहते हैं। तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, तो इसके ये अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर भी पाया जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि मुकुलन अर्थात बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है। देखिए, तो मुकुलन की जब भी बातें होती है तो इसमें जब भी संतति कोशिका का निर्माण होगा तो प्लांट के एक मुकुल से होगा, कली से होता है। वही कली जमीन पर गिरती है और गिरने के बाद वही कली से क्या होता है कि एक नए पौधा का क्या होता है कि निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों में होती है, एक तो जीव में होती है, दूसरा आपका पौधों में होती है। तो जब जीव में होती है तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रा, और जब वहीं पौधों में होगी तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है ईस्ट। तो पौधों के अंदर मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है, और जीवों के अंदर मुकुलन आपका हाइड्रा में होता है, ये जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ईस्ट में। तो सही बात है भाई, ऑप्शन ए ईस्ट में होता है, म्यूकर में नहीं, पाइनस में भी नहीं, फर्न में भी नहीं। तो आपका 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। देखिए, तो इसमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। तो देखिए, कंद जो होता है इसमें भी जो है पुष्पी पौधों के काम में आता है, भूस्तरी भी पुष्पी पौधों के काम में आता है, शक्कर भी पुष्पी पौधों के काम में आता है। लेकिन कोनिडिया एक ऐसा आपका मतलब प्लांट है, पेंसिलियम के अंदर कोनिडिया एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या पुष्पी पौधों के काम में, पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। आतंक मतलब समझ ही रहे हैं, कोई घर में किसी से परेशान है तो कोई किसी से परेशान है। आतंक मतलब कि जो आपको जीना दुश्वार कर दे। तो जल के अंदर भाई जो जलीय जीव हैं, जलीय जीवों का क्या करे, जो रहना दुश्वार कर दे। कैसे दुश्वार करेगा, तो जल के अंदर के जो ऑक्सीजन को सोख ले, और जल के अंदर जो जीव हैं उनको क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं देने। तो जब नहीं देगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जीव मरने लगेंगे, तो उनके अंदर का आतंक पैदा हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है, जलकुंभी करता है। पानी के अंदर जो जलकुंभी होता है, वहीं जलकुंभी क्या करता है कि जल के अंदर से ऑक्सीजन को सोख लेता है। सोखने के बाद क्या करता है कि उसके अंदर शीशा डाल देता है। डालने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जीव मरने लगते हैं। तो उसे कहा, इसीलिए जलकुंभी को जल का आतंक कहा गया है। तो इनमें से इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये घटना बंगाल की खाड़ी में, कलकत्ता की जो बंगाल की खाड़ी है वहीं पर घटना सबसे पहले देखी गई थी। तो आपका इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। देखिए, बहुकशाभिका चल बीजाणु की जब भी बातें होती है तो बहुत सारे ऐसे जो बीजाणु होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुकशाभिका जो बीजाणु होंगे, चल बीजाणु जो होंगे, वो बाउसीरिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। तो कोनिडिया का जब भी निर्माण की बातें होगी तो कोनिडिया आपका पेंसिलियम में पाया जाता है। ठीक है, पेंसिलियम का एक पार्ट होता है जहाँ पर रिप्रोडक्शन संबंधी घटनाएं घटित होती है। ठीक है, तो कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है भाई, तो पेंसिलियम में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है। तो देखिए, जब भी पुनर्उद्भवन की बातें होती है जिसमें क्या होता है कि किसी भी जीव के शरीर का कोई पार्ट्स क्या होता है, डैमेज हो जाता है।
डैमेज होने के बाद क्या होता है कि फिर से वहाँ से नए शरीर का पार्ट निकल आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पुनर्उद्भवन कहते हैं। और पुनर्उद्भवन किस में होगा भाई, तो आपका स्पंज में होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही होगा। स्पाइरोगाइरा में नहीं होता है, पेंसिलियम में भी नहीं होता है, और चारा में भी, कारा में भी नहीं होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। आश्चर्य की बात है, देखिए एक जलकुंभी को यदि जल के अंदर डालते हैं तो 8 महीना में एक जलकुंभी अपने ही जैसे समझिए कि 65,000 नए जलकुंभी को पैदा कर सकता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जल के अंदर कितनी खतराएं बढ़ जाती है, कितने जलीय जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये 8 महीने में क्या करता है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधों को उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। देखिए बांस का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 100 वर्षों तक 50 से लेकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ये अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल फूल देता है, फल फूल देने के बाद मर जाता है। ठीक है, तो बांस ही एक ऐसा है जो केवल एक बार ही अपने जीवन काल में क्या करता है कि पुष्प देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। जब पहाड़ी इलाका में जाइएगा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में जाइएगा तो वहाँ पर एक पर्वतों के घेरे हुए एक नीला रंग का बहुत अच्छा जो सुनहरा फूल का एक चादर सा घिरा हुआ पौधा होता है, जिस पौधे को कहते हैं नीलखुरांजी। और यही नीलखुरांजी क्या करता है कि 12 वर्षों में एक बार पुष्प देता है। और जिस पुष्प को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो अब क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। सूरजमुखी में नहीं भाई, पीपल में भी नहीं, नीम में भी नहीं, नीलखुरांजी में क्या होता है कि 12 वर्ष में एक बार क्या करते हैं, पुष्प खिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य चक्र पाई जाती है। देखिए जिसमें जब चक्र होती है तो मध्य चक्र में क्या होता है कि जिसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, जिन जीवों के अंदर जो मासिक चक्र की प्रक्रियाएं चलती रहती है वो मासिक चक्र में ब्लीडिंग नहीं हो, तो जब ब्लीडिंग नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं ओस्टर साइकिल। तो ओस्टर से देखिए पशुओं के अंदर देखते हैं, गाय हो गया, भेड़ हो गया, कुत्ता हो गया, इनके अंदर जब क्या होता है, इनके अंदर जब साइकिल चलती है तो साइकिल में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल में इनके अंदर ब्लीडिंग नहीं निकलता है, ब्लड नहीं आता है। ब्लड नहीं आने के कारण इसे क्या कहते हैं, हम मध्य चक्र कहते हैं, ओस्टर साइकिल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए क्या कहता है, गाय में भाई मध्य चक्र होता है, पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी पाया जाता है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। तो ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है। जब भी फीमेल की साइकिल चलेंगी, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगी, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। जैसे मानव हो गया, बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, इन सारे जीवों के अंदर क्या होता है कि जब भी जनन का चक्र चलता है उस चक्र के दौरान सबसे पहले एक मासिक चक्र चलता है जिसको हम मध्य चक्र जिसको हम ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। तो ये मनुष्य में पाया जाता है भाई, बंदर में भी, चिंपांजी में, इनमें सभी। बात सही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो नाम ही स्पष्ट है, द्विलिंगी मतलब कि वैसा प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी। ये आपका स्पंज में होता है, टेपवर्म में होता है, जो जोंक दिखाई पड़ता है उनके अंदर होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के जुग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के अंदर जो जुग्मक होते हैं, उन जुग्मक के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी, 46 होती है, 46 होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, 46। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। अंड प्रजक मतलब कि वैसा प्राणी जो अंडा देता हो। तो मुर्गी भाई अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर आपका। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। तो देखिए जब नर जुग्मक और मादा जुग्मक किसी भी जीव के शरीर के अंदर मिलते हों उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतःनिषेचन।
और जब वही नर जुग्मक और मादा जुग्मक का संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, हम बाह्य निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन जब जीव के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा द्विगुणित है। देखिए जुग्मक की जब भी निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, तो नर जुग्मक और मादा जुग्मक दोनों के मिलने से होता है। जुग्मक का निर्माण कब, नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संलयन से, क्या संलयन को क्या निषेचन कहते हैं। और वही निषेचन के बाद क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जुग्मज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जुग्मनज का फॉर्मेशन होता है जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। द्विगुणित कौन है भाई, आपका जुग्मनज क्या है, द्विगुणित अंडाणु आपका अगुणित है, प्राकरण भी अगुणित है, नर जुग्मक भी आपका अगुणित है। ठीक है, अब कहता है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। तो देखिए जो अंडाशय है आपका द्विगुणित है, प्राकोष भी द्विगुणित हो जाता है, जुग्मनज भी द्विगुणित है, लेकिन प्राग जो होता है वो आपका क्या होता है, अगुणित हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करता है कि अगैव में बढ़ती प्रजनन होता है। तो अगैव की जब भी बातें होती है तो अगैव आपका बुलबिल द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अब बात करते हैं कि शलकंद की जब बातें होती है तो शलकंद में क्या होता है जी। तो शलकंद माने बल्ब का उदाहरण है। बल्ब मतलब प्याज, प्याज जो होता है जिसमें देखते हैं ना बल्ब जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो क्या है शल के कंद का उदाहरण है। मानो रुधिर ओ में, मानो रुधिर ओ में आपका जो मानव रुधिर है, आपका मानव रुधिर ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, बल्कि एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होते हैं। तो एंटीजन अनुपस्थित होता है, गलत है, ये एंटीजन नहीं होता है। तो ठीक है भाई, बात सही है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है ये गलत बात है, एंटीजन उपस्थित ये भी बात गलत है, लेकिन एंटीबॉडी ए उपस्थित ये बात सही है भाई कि एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी ए उपस्थित है तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। याद रखिएगा मानव का जो रुधिर होता है वो भी वो रुधिर में एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। अब आपका क्वेश्चन 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। देखिए मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, जिसमें मुकुल के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है, जीवों की प्रजनन बढ़ती है आगे। लेयरिंग भी अलैंगिक जनन की प्रजनन है, दाब लगाना भी अलैंगिक जनन की विधि है, लेकिन बोना क्या है, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जुग्मक का स्थानांतरण गैमेट मतलब गैमेट का ट्रांसफर हो सकता है। देखिए गैमेट एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से भी जाते हैं, जल के माध्यम से भी जा सकते हैं और वायु के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो मतलब कि जुग्मक का स्थानांतरण सभी के माध्यम से हो सकता है, हवा, जल और कीट के माध्यम से या अन्य फैक्टर के माध्यम से भी हो सकता है। तो डी आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सजीव प्रजक है। वे भी प्रश्न, निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है, मतलब कि वैसा जीव जो बच्चा को पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, भी पेरस। और जो बच्चा को अंडा देता है उसे क्या कहते हैं, ओभी पेरस। तो इसमें कहता है कौन भी पेरस नहीं है, बच्चा देने वाला नहीं है। मुर्गी भाई अंडा देती है, गाय बच्चा देती है, बकरी आपका बच्चा देती है, मनुष्य बच्चा देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बच्चा नहीं देता है, अंडा देती है। तो ऑप्शन ए से आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा दोनों जनांग उपस्थित, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी। तो फीताकृमि में उभयलिंगी है, केंचुआ में भी दोनों नर और मादा दोनों एक ही के अंदर रहता है, मतलब एक ही केंचुआ के अंदर रहेंगे, नर भी रहेगा, मादा भी फीताकृमि के अंदर भी रहेगा, जोंक के अंदर भी रहेगा। लेकिन घरेलू मक्खी के अंदर नर जुग्मक अलग होता है, नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसी में जल माध्यम से निषेचन होता है। देखिए जल के अंदर आपका शैवाल भी होता है, ब्रायोफाइट भी होता है, टेडोफाइट भी होता है। इन सारे प्लांटों के अंदर क्या होता है कि परागकण जल के माध्यम से ही एक पौधे से दूसरे पौधे तक ट्रांसफर होते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से जल के माध्यम से निषेचन शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, मतलब इनमें सभी के माध्यम से क्या होता है, निषेचन होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी मतलब किसमें नर और मादा दोनों उपस्थित नहीं है।
तो आप जानते हैं कि पपीता जो होता है इसमें नर फरेना अलग होता है, फूलेना अलग होता है। जो फुलाता है वो नर है और जो फलता है पपीता वो क्या है, मादा है। तो आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ये आपका उभयलिंगी नहीं है बल्कि ये आपका क्या है, ये आपका एक लिंगी है। नर अलग है और मादा अलग है, जबकि सरसों मक्का गुड़हल में नर और मादा दोनों एक ही के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वीडियो में। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।